भारत क्लिक्स से डॉक्टर ध्रुव गोदारा। आज हमारे साथ रूबरू कार्यक्रम में पीलीभीत विधानसभा से श्री विनोद जी गोठवाल से वार्तालाप होगी। विनोद जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। आपकी विधानसभा में अब की बार आपको तीसरी बार कांग्रेस पार्टी मौका देने जा रही है, जैसा हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहे हैं, जैसा हम आकलन कर रहे हैं। तो अब की बार आपकी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? पीछे जो चुनाव रहे, मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट की कहीं कमी थी। उन मैनेजमेंट को देखते हुए बूथ लेवल पे टीम को मजबूत किया, सोशल मीडिया की टीम को मजबूत किया, और जो छोटे छोटे मुद्दे थे जनहित के, उन मुद्दों को उठा करके उन समस्याओं को हल करने हमने पूर्ण रूप से प्रयास किया। और जो कमियां मैनेजमेंट की रही, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया कि किस तरीके से किस व्यक्ति को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ लगाना है, और उस क्षेत्र में फील्ड में काम करे, उसको सही रूप से वही काम दे करके चुनाव को मैनेज करने का काम अब की बार। विनोद जी, अब की बार एक और समस्या दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी पायलट वर्सेस गहलोत टीम में आपका ऊपर का जो नेतृत्व है राज्य स्तर पर उस मुद्दे में उलझा हुआ है। क्या उसका प्रभाव आपकी विधानसभा में आपके टिकट वितरण पे कोई पड़ेगा? आपकी क्या विचार है इस पर? देखो, पार्टी एक परिवार है, इसमें छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। इसमें मुझे लगता है कि पूर्व में भी टिकटों का वितरण हुआ तो लगभग हर तरीके के सर्वे करवाए जाते हैं। उसमें अगर कोई कंसीडर कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है जो पार्टी के लिए काम भी कर रहा हो। उसमें मुझे लगता है कि कोई ये इस गुट का कांग्रेस पार्टी एक गुट है। आप मान के चलते हैं कि निश्चित ही अब की बार आप पर पार्टी फिर विश्वास करेगी तीसरी बार? जिस तरीके से मैंने मेहनत की है, मुझे लगता है कि मुझे खुद को विश्वास है कि जिस तरीके से फीडबैक किया होगा, तो मैंने जो फील्ड में काम किया, लगभग देखने को मिलता है कि चुनाव हारने के बाद व्यक्ति घर से नहीं निकलता। लेकिन मैंने आज 10 साल जो हुए पॉलिटिक्स के अंदर, तो मैंने आज तक लगभग मैं 12 बजे सोता हूँ, 4:30 पे उठ जाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस मेहनत के बावजूद भी पार्टी मुझे मौका नहीं देगी। बाकी पार्टी का जो निर्णय बनती है। जनता के बीच स्वीकार्यता तो आपकी बढ़ी है, निश्चित ही ऐसा आभास भी होता है, क्योंकि आप हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम में जनता के बीच जाते हैं। परंतु इसके साथ साथ एक विरोधियों ने आपके एक बयान को बड़ा हाईलाइट किया था, वो खून की नदियां बहा देंगे। वो क्या बेसिक मुद्दा क्या था? वो पुराने जमाने की बात होगी, लेकिन फिर भी एक आंदोलन था, एक समाज विशेष SC/ST का एक आंदोलन था। उसमें जो लोग इकट्ठे हुए, हमने प्रदर्शन किया। हर व्यक्ति अपने समाज के लिए, हर एक जो संगठन होता है वो आवाज उठाता है। हमने किसी का विरोध नहीं किया। वो एक मुद्दा था, उसको घुमा फिरा करके चुनाव में मुद्दे ही होते हैं, लेकिन ऐसा किसी समाज के प्रति उस वीडियो को देखोगे तो नहीं कहा। वो एक हो सकता है कि कोई किसी सरपंची को लेकर के या पंची को लेकर के उन लोगों की लड़ाई थी। और मैं कहता हूँ कि जो मेरे साथ थे, तो मैंने कहीं भी किसी भी दुकान पे 5 साल और जगह भी लड़ाई होने की संभावना, उनको रोकने का प्रयास किया। एक जगह मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, उसकी वजह से भीड़ ज़्यादा थी, वो इस वजह से वो लड़े। लेकिन मेरा खून की नदियाँ बहाने का मतलब ये था कि हम ज़्यादा संघर्ष करेंगे। खून बहाने का मतलब ये मारकाट ही नहीं होता। जहाँ पसीना बहता है वहाँ खून बहाने का प्रयास है। इसका मतलब ये था कि ज़्यादा मेहनत करें, उसको तोड़ के पेश किए। आपकी विधानसभा बड़ी लंबाई में बढ़ती है। एक शहर आपका पीलीभीत लगता है, एक शहर आपका रावसर भी लगता है। वर्तमान विधायक रावसर से 2 शहरों के बीच में मैनेज करना भी आपको काफी मुश्किल होता है। लंबी विधानसभा, आपकी विधानसभा के मुद्दे भी बड़ी अलग है, पर एक कॉमन बात है, सेम पीड़ित इलाका है। सेम पीड़ितों के लिए वर्तमान शासन में, वर्तमान सरकार ने क्या प्रयास किए? हमारे जो सेम पीड़ित किसान थे, हमारे बीडी कल्ला जी प्रभारी थे, तो हमारे पीड़ित में एक मीटिंग थी पंचायत समिति के अंदर। तो उसमें हमने कल्ला साहब को कहा कि इसकी सफाई जो सिल्क निकालने का काम है, तो उन्होंने लगभग 45 लाख या 48 लाख समथिंग कुछ जो रुपए हैं 2-3 दिन में ही स्वीकार करके उनको सफाई का काम करवाया और पंप सेट जो है चालू करवाया। उसकी वजह से जो पानी का बहाव था वो
गदर फ्लड के अंदर डाला गया, उससे सेम पीड़ित किसान थे वो उनका बचाव हो गया। और उनके लिए हमने हमेशा किसानों ने जो संगठन पूर्व में जो लड़ाई लड़ी उसका भी परिणाम था कि सरकारें उसके प्रति सचेत रही। उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित थे। और सेम की जो समस्या आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे जहन में है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इसका जो बजट है, बजट मांगना पड़ता है। मैं कहूँ मांगने की बजाय इसका परमानेंटली एक बजट निर्धारित होना चाहिए। विनोद जी, मैं खुद जाखड़ावाली से आता हूँ और पीलीभींगा विधानसभा का जाखड़ावाली बड़ा गांव है और सेम पीड़ित है पिछले 32 साल से। आज भी किसान समय समय पर आवाज उठाते हैं कि खालों का पुनर्निर्माण करवाया जाए, पानी की आज भी समस्या है। इस पर कोई सकारात्मक कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ कि कोई भी समस्या हो उसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब मैं खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी एक अलग थिंक है कि जो समस्या 6 महीने के बाद अपने धरना प्रदर्शन करके वो लेते हैं, उसके बाद फिर 6 महीने बाद उसी के लिए फिर धरना प्रदर्शन करें, ये सिस्टम बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक समाधान करना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें आने पे लोगों को बेवजह परेशान करने वाली बात है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जैसे खाड़ों की आपने समस्या रखी, मैंने भी सीएम साहब को या अन्य हमारे मंत्रीगण हो उनसे कहा कि जैसे अपनी पीलीभींगा क्षेत्र में, सूरतगढ़ में, इधर अपने भाखड़ा के जो खाली स्वीकृत हुए, हमने हमारे कमलेश जी जो आपने अपने हमारे नए तंत्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे को लेटर दिया कि खाले हैं जो मूल रूप से सभी बनने चाहिए, क्योंकि सेम की वजह से तो सारे पानी आप 30 साल से पीड़ित हैं। आप भी उस धरने में शामिल थे, तो अपने उस समस्या को पूरे नजदीक से देखा है। तो मैंने उसमें मंत्री जी से बात की कि खाड़ी की बजाय अगर पाइपलाइन भी हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि पंजाब के अंदर मैं देख के आया हूँ खाड़े का सिस्टम, पाइपलाइन वाला सिस्टम हो जाए तो सेम के अंदर मेरे को लगता है ज्यादा कामयाब है। बात आपकी बड़ी सकारात्मक है कि पाइपलाइन की व्यवस्था हो जाए, परंतु वर्तमान में तो आने जाने वाले रास्तों की भी समस्या बनी हुई है। और एक मुख्य मुद्दा था, पीलीभींगा विधानसभा का बड़ा गांव होने के नाते उप तहसील की मांग थी, और गांव में या इधर भी पीलीभींगा हेडक्वार्टर के ऊपर राजकीय महाविद्यालय की जो मांग चल रही थी, इन दोनों विषयों पर भी कोई सकारात्मक सुझाव या रुझान सरकार के नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी रही उसको लेकर के मैं खुद भी गंभीर हूँ। मैंने उप तहसील की मांग की थी, वहाँ के अपने कांग्रेस पार्टी के हों या अन्य प्रतिनिधि हों, उन्होंने भी अपनी मांग रखी, प्रभारी मंत्री जी को भी अवगत करवाया। तो आगामी मैं कहता हूँ कि सीएम साहब का शायद अभी पीलीभींगा में एक छात्रावास, कस्तूरबा निवासी छात्रावास के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। हो सकता है कि उसमें आएंगे तो अपनी जो मांग है वो जोर तरीके से रखेंगे। और उप तहसील की बात हो या थाने को अपग्रेड करने की बात हो, चौकी है वहाँ पुलिस चौकी है, तो थाना बनना चाहिए, बड़ा एक कस्बा है। तो ये 2-3 मांगे हैं जो वास्तव में होने लायक थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी कमियां मान लो कि हम करवा नहीं पाए। आगामी पीलीभींगा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट को देखते हुए हमारे यहाँ रोजगार की बड़ी जरूरत है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये सोचना था, और मैं आपसे भी आपकी व्यू जानना चाहता हूँ कि कौशल विकास केंद्र की स्थापना हमारे यहाँ नए होकर के डबली के अंदर हुई है, जो हनुमानगढ़ विधानसभा का पार्ट है। तो हमारे यहाँ इस तरह के कोई नवाचार या नए कार्यक्रम नहीं होने के पीछे क्या कारण रहा? नवाचारों को लेकर के एक साल तक प्रयास की आवश्यकता थी, वो मुझे लगता है कि हमारी टीम कर नहीं पाई। और आने वाले समय के अंदर हम इसमें प्रयास करेंगे कि युवाओं को एक नए नवाचार देने की जो बात है उस पर हम खरा उतरें। और हम चाहते हैं कि नई नई फैक्ट्रियों पे काम हो, नए जो युवा है उनको मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने आईएएस लगते हैं, आईएएस की तैयारी तो 5, 7, 10 लाख लोग करते हैं, लेकिन आईएएस कितने के लगेंगे? उसी तरीके से हम सरकारी नौकरियां कितने लोगों को दे पाएंगे? जी बिल्कुल सही बात है। उनके लिए हमें आवश्यकता है कि उनको सही दिशा में काम देने की आवश्यकता है। कोई नाई का काम करता है तो उसको
उसी दिशा में देनी, उसका जो ट्रेंड है उसी हिसाब से चलना चाहिए। और अन्य कोई काम करता है तो उसका जो है 10वीं 12वीं के बाद उसका जो है रास्ता ही उसी दिशा में जाना चाहिए। अब तो रोजगार को लेकर आपके दिमाग में कोई प्लान है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने के प्रयास में हैं? मेरा तो है कि यहाँ कोई नई फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, चाहे राउसर हो, पीलीभंगा हो, डबली राठान हो, तो रोजगार के अवसर लोगों को मिले। आप शहरी क्षेत्र से निवास करते हैं, शहरी क्षेत्र की समस्याएं थोड़ी अलग होती है ग्रामीण क्षेत्रों से, परंतु वर्तमान समय में जो शहर के अंदर भी विरोध दिखाई दे रहा है, या नगर परिषद के चेयरमैन आपसे समर्थित थे, आज आपके कहीं न कहीं विरोधाभासी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरी हमेशा सोच रही है कि जो प्रतिनिधि सीट पे बैठ जाता है उसको काम करना चाहिए। जब कोई किसी गरीब व्यक्ति का कोई काम न करे तो मुझे लगता है कि उसे सीट पे रहने का भी अधिकार नहीं है। और शहर की प्रमुख समस्याएं क्या है, पानी निकासी की हो, नाली की हो, लाइट की हो, 2-4 प्रमुख समस्याएं। और जो राज्य सरकार की जो योजनाएं थी कि इंतकालों की और की पट्टे के संबंध में इतनी छूटें हैं कि आप जितना भला करना चाहे वो कर सकते हो जी। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं होते हैं तो लोगों का गुस्सा जायज है, क्योंकि सफाई व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्थाएं हो, अगर वो आप काम नहीं करोगे तो उनकी जो मांग है उनसे माथे। जी जी। एक विधानसभा के अंदर आपके प्रतिद्वंदी कह सकते हैं या आपके पार्टी के भी लोग कह सकते हैं जो अपनी पार्टी टिकटों की मांग कर रहे हैं, बीजेपी की तुलनात्मक अगर अध्ययन करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अंदर टिकटों की मांग करने वाले सदस्य कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, जब चुनाव आता है 6 महीने पहले काफी लोग आते हैं, तो आप पीछे 6 महीने के पहले जाओगे तो शायद उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। जनता ये समझती है कि हमारे पीछे जो है 4.5 साल हमारे बीच में कौन आया, हमारे दुख में कौन आया, सुख में कौन आया। तो बरसाती बैठक है, एक बार आते हैं, बरसात खत्म होने के बाद फिर चले जाते हैं। मतलब आप इनको राजनीतिक दृश्य में कोई बहुत बड़ा वजनदार वजूद वाले कैंडिडेट नहीं मानते? आज की परिदृश्य में वोटर है और जो जनता है वो बड़ी समझदार भी है, हर चीज हर एंगल से वो समझती भी है। और मैं कहता हूँ कि जो एरोप्लेन के द्वारा जो कैंडिडेट आते हैं वो आते हैं, उनका यहाँ कोई वजूद बढ़ भी नहीं पाता और जनता उनको नकारती भी है। पीलीभीत का क्षेत्रीय असर है कि जो भी बाहर से आया उनको शायद यहाँ टिकने भी नहीं दिया, तो जो आते हैं बरसाती मेंढक की तरह वो वैसे चले जाते हैं। पीलीभीत विधानसभा की एक बड़ी खास चीज रही है, रोचक जानकारी है। हम क्लास पहली से दूसरी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कालीबंगा हड़प्पाकालीन सभ्यता। आज तक इतने लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, हम आज इस स्पोर्ट को टूरिज्म के रूप में नहीं डेवलप कर पाए और न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। इस विषय में आपके क्या विचार है? कालीबंगा सभ्यता को लेकर के और जो कांग्रेस की सरकार थी बड़ोपड़ वाले, जिसको पक्षियों के लिए अभयारण्य, तो उसमें काम नहीं हो पाया। कालीबंगा वाले मैटर के अंदर मैंने अपने पर्यटन मंत्री थे वीरेंद्र सिंह जी, तो उनसे मेरी बात हुई थी कि आप एक टूर कीजिए कालीबंगा सभ्यता जो ऐतिहासिक है हमारी मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन संस्था है, उसको आप देखिए, उसमें हम अपने क्या डेवलप कर सकते हैं। तो निश्चित ही टूरिज्म डेवलपमेंट होता। तो अगर जिस तरीके से जैसे जयपुर से बसें चलती हैं, कोई टूरिज्म बना करके जैसे बस चलती है, तो उसमें कई शहरों के स्थल जो जुड़े जाते हैं। जी जी, टूरिज्म कनेक्टिविटी, उस कनेक्टिविटी में कालीबंगा को भी जोड़ा जाए जी। मांग की थी कि उससे क्या होगा कि हमारे जो पीलीभंगा है या कालीबंगा है, आसपास के गाँव में उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा जी, और कालीबंगा के प्रति थोड़ी लोगों का रुझान भी बनेगा। शहर के अंदर हाल ही में कृषि उपज मंडी समिति विवाद बड़ा चर्चा के अंदर है। जिस रोड का निर्माण किया जा रहा है, मेरे ख्याल से मेन अप्रोच रोड है, और जल भराव की समस्या से निपटारा के लिए उस रोड का निर्माण किया जा रहा था। इसमें आपकी कहीं दखल दिखाई नहीं दी। क्या ये प्रशासनिक मामला था या टोटली राजनीतिक मामला था? देखिए, राजनीति के अंदर
हर चीज में दखल देना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन दखल न देना भी अच्छी बात। लेकिन मैंने जो सुना या अधिकारियों से बात की, हमारे सुहेलदेव जी बहुत कृषि समिति के सचिव हैं, तो सड़क मैंने देखी भी है, आईजीएन कॉलेज के साइड से बनी है, बहुत अच्छी सड़क बनाई है। और उस सड़क को कह रहे हैं कि लेवल ऊंचा कर दिया, नीचा कर दिया। हाँ, लेवल को लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन मैं उन महानुभावों से कहना चाहूंगा जो इंजीनियर ऐसा बोल रहे हैं कि जो सड़कें हैं कभी पानी नहीं निकालती, जो नाले और नालियां होती हैं वो सफाई का एक सबसे बड़ा बात है। जब जहां हमारे पीलीभीत के अंदर स्टोर बना हुआ है, जहां पानी नाले के द्वारा उस वहां सीवरेज का जहां पानी जा रहा है, डिग्गी में जाता है पानी, वहां जो मोटरें लगी हुई थी उसका पानी लिफ्ट होकर के लखवाड़े के पास एक अलग से बड़ी डिग्गी बनी, वो खाली है बिल्कुल। पहले खाली थी जब ये माहौल बना, तो हमने कहा कि यहाँ एक पाइपलाइन बड़ी डाल करके अच्छी पाइपलाइन डालो, मजबूत पाइपलाइन, और जल निकास की परमानेंट व्यवस्था करो। हाँ, तो 15 HP की पाइपलाइन डाल रखी है और 2.5 किलोमीटर है। हमने ये साहब पवन चौधरी जी हैं, उनसे बोला कि आप लगभग 50 के आस पावर की मोटर डालो, अच्छी पाइप डालो, उससे जो पानी लिफ्ट होगा, अगर लिफ्ट होगा तो नाले से पानी निकलेगा, नाले से निकलेगा नाली वाला पानी तो नाले में आएगा, तो पानी की निकासी तो उससे होगी, नहीं भी कोई सड़क से होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों को कुछ ना कुछ दिया गया है, जैसा कि अगर तुलना करें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से, उसके मुकाबले पीलीभीत को सबसे कम बजट एलोकेशन हुआ, सबसे कम कॉलेजेस मिले, सबसे कम कोई भी सरकारी कार्यालय मिले। इसका क्या कारण रहा? आपको राजनीतिक हाशिए पर कहीं ना कहीं गहलोत वर्सेस पायलट की टीम में माना जा रहा है, या राज्य स्तर पर हम उसकी मतलब लॉबिंग नहीं कर पाए? क्या समझते हैं आप इसको? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जब ग्राम पंचायत बनाने की बात आई जी, तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हमारे 10 बनी है विधानसभा पीलीभीत में। हाँ, पीलीभीत विधानसभा में सबसे ज्यादा पंचायतें, बहुत बड़ा काम था। 10 ग्राम पंचायत बनने का मतलब है कि बहुत से काम हो, क्योंकि वहाँ पंचायत हेडक्वार्टर बनना, पटवार घर बनना, अन्य जो संस्थाओं का निर्माण हुआ जी, तो एक बहुत बड़ा काम। दूरी भी कम होगी लोगों के लिए आने जाने के लिए। और एक पहले बजट के अंदर ही हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उसके अंदर 100 बच्चियां 150 बच्चियां जो है हमारे इसमें रह के हॉस्टल टाइप रहेंगी, उनको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। बहुत बड़ा काम मैं कहता हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। निश्चित ही अच्छा कार्य हुआ है बच्चियों के लिए। और अभी हमारे खाड़ों के काम भी है, जो भाखड़ा केनाल भाखड़ा के लिए, तो सारे खाड़े भी बन जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि नगर पालिका क्षेत्र चाहे रावसर हो, पीलीभीत हो, सड़कों के जो काम देखो हुए हैं, हमारे खरनिया रोड हो, चाहे गोलवाड़ा की रोड हो, 12 किलोमीटर हो, लिखने से 7 किलोमीटर हो, अन्य सड़कों के काम भी खूब हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया गया। जितना हमने मेहनत की पार्टी दे सकती थी या सीएम साहब दे सकते थे, उतना हमें मिला। धन्यवाद। आज हमारे साथ वार्ता में थे पीलीभीत विधानसभा से श्री विनोद गोठवाल, और बड़े सकारात्मक विचार इस विधानसभा के बारे में रखते हैं। 2 बार आप पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया, और तीसरी बार उम्मीद है कि पार्टी आपके जो कार्यशैली है उसको देखते हुए फिर आप पर विश्वास जताएगी। उम्मीद करता हूँ, मेरी तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूँ। थैंक यू। इस वार्ता के बाद भी आप हमारे साथ अगली वार्ता को देखने के लिए, हमारी अगली वार्ता फिर किसी नई विधानसभा में होगी, किसी नए कैंडिडेट के साथ होगी। हम आपको उन विचारों से अवगत करवाएंगे जो हमारे यहाँ प्रगतिशील, शिक्षित और पढ़े लिखे उम्मीदवारों को पार्टियां चयन कर रही है या करने जा रही हैं, ताकि जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर उचित रूप से उठाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।